30 साल से आप माँ बाप नहीं बन पा रहे? जी ना, अभी तो माँ बाप नहीं बने, बहुत जगह दिखाएं लेकिन नहीं जिसे सक्सेस किया, तो यहाँ पर आए। नहीं, कोई ताना नहीं मारेगा अब। कितना फायदा पहुंचा यहाँ पर? बहुत फायदा पहुंचा। आज माई बनने जा रहे हैं। अब आप माँ बनने वाली हैं तो खुशी कितनी? बहुत खुशी है। मैं सबसे यही कहूंगी कि मेगा आईवीएफ में आए, जिसको माँ बाप बनने का सपना पूरा करें। कितना साल के बाद ये खुशी मिली है आपको? 14 साल बाद मेरी खुशी मिली है। बहुत ताने सुने होंगे। सुने हैं बहुत, फिर मैम से मिले, बहुत जगह दिखाए, नहीं हुआ। कि मैं और मेरे पार्टनर में आखिर दिक्कत कहाँ है जिसकी वजह से हमें कंसेप्शन नहीं हो रहा है। फिर अगर हमें बच्चा नहीं हो रहा है और हम टाइम से सेंटर को कनेक्ट करते हैं तो 60% केसेस में आपको आईवीएफ की जरूरत भी नहीं है। वो हर तरीके से एक नॉर्मल फीमेल जैसा अपनी प्रेगनेंसी को ले जाए, तो वो हमारा यही कार्यभार होता है। हम माँ के अंडकोश से निकाल करके अंडे को और हस्बैंड के शुक्राणु से फर्टिलाइज करा के लैब में बच्चा बनाते हैं। अब निसंतानता कोई परेशानी वाली बात नहीं रही। आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। भारत अमेरिका के पास ऐसा दूसरा देश है जहां 5 में से 1 कपल इनफर्टिलिटी यानी बाझपन से जूझ रहा है। आज आईवीएफ डे के अवसर पर फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम पहुंच चुकी है ओमेगा आईवीएफ सेंटर, जो अवस्थित है पटना के बाजार समिति गेट के पास। यहां सबसे अच्छा आईवीएफ कराया जाता है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे उन पेशेंट से जो बाझपन की समस्या से जूझ रहे थे और जिनकी जिंदगी में अब खुशियों ने दस्तक दी है। एक लंबा इंतजार जिसके बाद ओमेगा आईवीएफ सेंटर उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण लेकर आया और आज वो बाझपन की समस्या से मुक्त हो चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम सेवक राय। कहाँ के रहने वाले हैं? चितनावा। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 30 साल हो गया। 30 साल से आप माँ बाप नहीं बन पा रहे? जी ना, अभी तो माँ बाप नहीं बने, बहुत जगह दिखाएं लेकिन नहीं जिसे सक्सेस किया, तो यहाँ पर आए। तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? सरोज जी गए गांव में, उधर घूमते थे तो गए तो पता चला, तो हम भी जैसे पहुँचे यहाँ, तो यहाँ सब चीज़ देखते हुए हमको अच्छा लगा, तो हम लोग शुरू कर दिए दवाई सब। आज जब दवा किए तो इनको और आशीर्वाद से सब जैसे अच्छा सब चीज़ हमको। खुश हैं आप? जी हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा। मैम का बिहेव कैसा है आपके जी साथ? उनको भी जैसे सब खुश है, उनको हमको तरफ से बहुत जैसे उनको भी जैसे आशीर्वाद है कि जैसे तो 30 साल का एक लंबा इंतजार किया है आपने माँ बनने के लिए, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ताने सुने होंगे आपने। बहुत गांव के पूरा ताना सुन के एकदम रो के भरे। बाकी अब भगवान खुश करे हैं, अच्छा से दे दें तो अच्छा है। ज्योति मैम का सपोर्ट कितना रहा? बहुत रहा, हमको बहुत आशीर्वाद मिला है ज्योति मैम से, बहुत अच्छा लगा भी। अब कोई ताना नहीं मारेगा? नहीं, कोई ताना नहीं मारेगा अब। कितना फायदा पहुंचा यहाँ पर आपको? बहुत फायदा पहुंचा। आज माई बनने जा रहे हैं, 4 महीना हो गया। गाँव में लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है और अच्छा है, खुशी में भी सब कोई हैं लोग। अब आप खुश हैं ना? हाँ, खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग इतने साल तक इंतजार करते हैं मां नहीं बनेगा, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट करवाएं? हाँ जी हाँ, बोलेंगे और लोग भी आने वाले हैं, लोग ये देख कर कि जैसे अच्छा हुआ तो हम लोग भी चलेंगे, तो वही लोग कुछ वो लोग आशा लगाए हुए हैं लोग कि हम भी जैसे पहुँचेंगे तो आएंगे लोग, वो भी लोग। खुश हैं ना? हाँ, खुश है मैम। तो और भी बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी में ओमेगा आईवीएफ सेंटर ने खुशियां भरी है। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार शर्मा। शादी को कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। और अब जाके आपको खुशी मिली? यहाँ के बारे में आपको किसने बताया? हम तो शाहपुर पटोरी में रहते हैं, काम करते हैं, उधर ही रहते हैं, तो अपना जाना लगा रहता है मेरा, तो वहाँ पर देखे तो गए भेंट किए तो बोले ठीक है हो जाएगा।
तो हम गए यहाँ, बोले पटना आइए तो हो जाएगा, तो हमको तो अच्छा लगा। कितने वक्त बाद आपको इस ट्रीटमेंट का फायदा मिला है? और ये 14 साल के बाद तो अब आप खुश हैं? खुश है पूरा। क्या कहना चाहेंगे मैम, ज्योति मैम का कितना मैम सपोर्ट का है? तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मेरा जो है सो अच्छा पोजीशन पर है, बच्चा हो गया है। तो अब और कितना ताना सुना होगा आपने इतने सालों में? ताना तो बहुत सारा देता है लोग, क्या कीजिएगा, तो है ये है, ताना तो देता है, नहीं होता है तो ताना तो देगा ही। तो हम तो यही कहेंगे कि ये आगे जैसा भी हो, ऐसा आदमी जो है सो आकर के यहाँ पर अपना इलाज करवाए, ट्रीटमेंट करवाए तो अच्छा रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उषा देवी। कितना साल के बाद ये खुशी मिली है? 14 साल बाद मेरी खुशी मिली है। बहुत ताने सुने होंगे। सुने हैं बहुत, फिर मैम से मिले, बहुत जगह दिखाए, नहीं हुआ, फिर यहाँ का पता चला, बाजार गए तो मुझे यहाँ डॉक्टर भी दिखाए हैं लेकिन नहीं हुआ था, बहुत इतना पैसा खर्चा किए बहुत सारा, लेकिन नहीं हुआ, तो लास्ट में यहाँ दिखाए तो हो गया। खुश हैं आप? हाँ खुश है। वैसी महिलाएं जो मां नहीं बन पा रही उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यहाँ भेज देंगे ज्योति मैम के पास, सुन दिन को सबको हो जाएगा। मेरे भी कितना दिन बाद हुआ है तो उन लोग का भी होगा, उससे अच्छा लगेगा। माँ बाप बनने का सपना भी पूरा हो गया है। करके अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, उनको भी खुशी मिलेगा। आप तो खुश हैं ना? हाँ हम लोग खुश है पूरा। क्या नाम हुआ आपका? अमिंदर कुमार। शादी को कितने साल हो गए? 9 साल हो गया 9 साल। जी। तो इतने समय से आपको बच्चा नहीं हो रहा था, तो कितने ताने सुनने मिले? बहुत मिलता है और मिलते रहता है। यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ तो मैं तो फोन पे आया हूँ। फोन पे बात हुई थी आपकी? जी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो अभी भी माँ बाप नहीं बन पाए? क्या कहेंगे, जो है जो सच सामने होगा। यहाँ आए और अपना जिंदगी में खुशी भरे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसा रिजल्ट हुआ मिला है? रिजल्ट अच्छा है। अब आप माँ बनने वाली हैं तो खुशी कितनी है? बहुत खुशी है। मैं सबसे यही कहूँगी कि मेगा IVF में आए, जिसको माँ बाप बनने का सपना पूरा करें। खुश हैं? बहुत खुश है। क्या नाम हुआ मैम आपका? सबा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 6 साल हो गए। अब कैसा लग रहा है? यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ के बारे में मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला, उसने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ ओमेगा में जाओ, तो आने के बाद तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। रिजल्ट कैसा है? फर्स्ट बार में ही रिजल्ट मुझे मिल गया था। अब आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा। लंबे समय के बाद अब आप माँ बनने वाली। हाँ, काफ़ी टाइम के बाद। लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस समस्या से परेशान हैं? लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी यहाँ आए, और अच्छा ट्रीटमेंट है, सारी फ्रेंडली नेचर है, सारे लोगों का बहुत अच्छा है, और ख़ासकर मैम तो बहुत ही अच्छी हैं। एक बार में कॉल पिकअप करना और अच्छे से बात करना, ये बहुत ही अच्छी बात होती है एक पेशेंट के लिए। तो आज वर्ल्ड IVF डे है। इस मौके पर हम आ पहुंचे हैं ओमेगा IVF सेंटर, जो बिहार में सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए जाना जाता है। IVF कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, आखिर इसका सही समय क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, इन सभी विषयों को आज हम विस्तार से जानेंगे। अगर आप भी बचपन से जूझ रहे हैं तो इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, ताकि आप समझ सके कि IVF आपके लिए क्यों जरूरी है। इन सभी विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ओमेगा IVF सेंटर की फाउंडर एवं डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति मैम। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस वर्ल्ड IVF डे पे सबको हार्दिक बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, IVF का दिवस है। इस दिवस पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि IVF क्यों करना चाहिए। देखिए, हर इंडिविजुअल के लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब शादी होती है तो बच्चे का प्रेशर होता है। बहुत सारे केसेस में बच्चे खुद अपने आप हो जाते हैं, उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब बच्चा नहीं होता है, 1 साल हो जाता है कंटिन्यूस ट्राई करने के बाद, तो वो कपल इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। वैसे कपल को मेरा सुझाव है कि सबसे पहले एक अच्छे सेंटर का चुनाव करना चाहिए और एक परामर्श लेना चाहिए कि मैं और मेरे पार्टनर में आखिर दिक्कत कहाँ है जिसकी वजह से हमें कंसेप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी चीज़ है। इसको अगर एक बार आप समझ जाते हैं, हमारे हिसाब से तो सही जानकारी ही आधा इलाज है। अगर आपको जानकारी सही मिल जाती है कि हाँ फलाना चीज़ें हमारे टेस्ट में गड़बड़ है, तो हमें पता चल जाता है कि क्या रास्ता होगा जिससे हमें
बच्चा होगा। वर्ल्ड आईवीएफ डे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कपल को आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर हम समय से आएंगे सेंटर पे, अगर हमें बच्चा नहीं हो रहा है और हम टाइम से सेंटर को कनेक्ट करते हैं, तो 60% केसेस में आपको आईवीएफ की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये शॉर्टलिस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम पे कि हमें आईवीएफ की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि आईवीएफ इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, कि हमें सबसे थक जाएंगे, नेचुरली ट्राई करेंगे, आईयूआई कराएंगे, फॉलिकुलोमेट्री कराएंगे, एक अच्छा खासा समय अपने फर्टिलिटी के पीछे देंगे एंड देन वी विल प्लान फॉर आईवीएफ। ये बहुत गलत धारणा है। आज के टाइम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस चक्कर में एक जो मैटरनल एज होता है वो अच्छा खासा मैटरनल एज निकल जाता है। मैटरनल एज निकल जाने से हमें अच्छी क्वालिटी के अंडे नहीं मिलते हैं और एंड में आपका रिजल्ट आईवीएफ से भी फेलियर में चला जाता है। फिर आपको अन्य ऑप्शन जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता है, जैसे डोनर के लिए कोई ऑप्ट करना नहीं चाहता है। तो ये जानकारी प्रायर ज़रूरी है कि हमें कब अपना आईवीएफ प्लान करना चाहिए। ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक पे आप ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपकी शादी हो गई है तो ऐसा नहीं कि हम 40s में जाके आईवीएफ कराएंगे हमारा बच्चा हो जाएगा। आईवीएफ में भी 100% रिजल्ट नहीं है, इसलिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कब जा कर के आईवीएफ ऑप्ट कर रहे हैं। ये दिमाग में नहीं बिठाना है कि लेट एज में विल ऑप्ट फॉर आईवीएफ। अगर इंडिकेशंस बनते हैं तो अर्ली एज में भी हम अपने अंडों से, अपने शुक्राणु से बच्चा करा सकते हैं। मैम, अमेरिका के बाद भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा बाचपन की जो समस्या है वो लोगों में देखी जा रही है। 6 में से एक कपल ऐसा जरूर होता है जिसके साथ ये समस्या होती है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये समस्या कपल्स में हो क्यों रही है? जी हाँ, ये बहुत सही पूछा आपने। अमेरिका के बाद भारत दूसरा स्थान रखता है इनफर्टिलिटी में। इसका ये मल्टीफैक्टोरियल है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। अभी तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की वजह से इक्वली लड़के लड़कियां एम्बिशियस हो चुके हैं, तो एज पैरामीटर्स अब नहीं रह चुका है। अब एज की वजह से बच्चियां अपने करियर को सेक्रीफाइस नहीं कर रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में हर दिन आप देखोगे कि इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि हमारा सामाजिक अवेयरनेस हो गया है, लिटरेसी बढ़ गई है और जीवन में कुछ करने की ललक बढ़ गई है। और फीमेल्स में स्पेशली कि पहले हम कुछ कर दिखाएंगे फिर हम फैमिली बढ़ाएंगे, तो इस चक्कर में एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है उनको शादी के बाद जो झेलना पड़ता है वो इनफर्टिलिटी का है। तो ज़रूर करियर बनाइए, लेकिन अपने प्रॉपर रिप्रोडक्टिव एज में अपनी शादी करके अपने बच्चे प्लान करा लीजिए। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है, जो दर्शकों को जानना चाहिए, ठीक है, अगर हम एम्बिशियस हैं तो हम लोग फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की तरफ जा सकते हैं। उसमें क्या है कि आप अपने अंडे पहले फ्रीज करा लो, अपना करियर बनाओ, और जब आपको लगे आपका सूटेबल टाइम है, यू कैन गो फॉर आईवीएफ एंड यू कैन हैव योर ओन बेबी। तो ये चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये नई चीज़ है, लेकिन बिल्कुल कोई अलग चीज़ नहीं है। इसको हम लोग प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आगे का जो प्रॉब्लम है वो इससे बहुत कम होगा। मैम, आपने बताया कि एक सही समय जो है वो कपल्स को पता नहीं है क्योंकि हमको कब इस आईवीएफ की तरफ जाना है। तो आखिर वो सही समय कब होता है? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि 30 साल 40 साल इंतजार करते हैं नेचुरल कंसीव करने के लिए, लेकिन एक सही समय कब होता है कि नहीं अब हमको आईवीएफ की तरफ जाना है? जी हाँ, देखिए, सही समय किसी भी कपल का उनके हिसाब का होता है। हम लोग बिल्कुल भी ये ग्रांट नहीं कर सकते कि आपको 18 साल में ही बच्चा होना चाहिए। 18 साल में तो खैर शादी होती है, आपको 25 साल में बच्चा होना चाहिए या 35 साल में होना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये डिपेंड करता है कपल्स पे। कपल की जब शादी हो जाती है, 1 साल वो नेचुरली ट्राई करते हैं, तो फिर वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट बनते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आते हो किसी क्लिनिक पे, तो आपके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट के बेसिस पे ही वी कैन डिसाइड कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो वो जो उनकी एज है, उस क्योंकि कुछ इंडिकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको आईवीएफ ही करना पड़ता है, भले ही आप 25 साल के ही हो क्यों ना हो या आप 30 साल के ही क्यों ना हो। आजकल ये भी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारा बायोलॉजिकल एज कम है बट हमारा ओवेरियन रिजर्व काफ़ी कम है। तो वी कैन नॉट मेंशन कि हाँ एक पर्टिकुलर एज पे जाके आईवीएफ कराएं। हाँ, एक पर्टिकुलर एज पे जाके बेबी प्लान कर ले, ये हम प्लान बोल सकते हैं, बट ये डिपेंड नहीं करता है कि किस एज पे जाके कराना है। पहले आप अपना एक कंसल्टेशन ले, आपकी डॉक्टर सजेस्ट करेगी कि कब आपको आईवीएफ कराना है। बात करें जब एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती कुछ सालों तक, तो अक्सर देखा जाता है कि उसके लिए उसे ही जिम्मेदार माना जाता है। अगर बात करें महिला और पुरुष दोनों में कितना कंट्रीब्यूशन होता है कि दोनों का चांसेस हो सकता है कि किसी में गड़बड़ी हो?
देखिए ये पुरानी ये तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट इसको कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, तो उसमें हर चीज़ मेल के हिसाब से ही पहले होती थी। बट अब समाज बहुत बदल चुका है। पहले ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलता था कि फीमेल प्रोफाइल ही सिर्फ करवा रहे हैं और हस्बैंड को प्रायर ही मान लेते थे कि इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 9 महीना बच्चा माँ ही कैरी करती है, तो इस तरह का कुछ माइंडसेट हुआ करता था। लेकिन अब एजुकेशन की वजह से और कपल्स भी बहुत जागरूक हो चुके हैं, एंड IVF का भी इसमें बहुत रोल है कि वो दोनों का कपल्स हस्बैंड वाइफ दोनों जांच करवाते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि दिक्कत एक्चुअली कहाँ है। तो ये विद द कोर्स ऑफ टाइम 8-10 साल में लोगों को ये बहुत अच्छे से पता चल गया है कि IVF की वजह से कि जो इनफर्टिलिटी है वो सिर्फ माँ की वजह से नहीं है, इसमें बराबरी से मेल का भी योगदान है। तो ये IVF का ही परिणाम है कि हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू जब गए तो हम लोगों ने प्रॉपर टेस्ट करे। टेस्ट में हमें जब पता चला तो पता ये चला कि मेल फीमेल दोनों ही एक्सेप्टेड है। एक बात सुनी जाती है या फिर बहुत लोग ये सुनते हैं क्या कि जो ये प्रोसीजर होता है IVF का महिलाओं के लिए काफी पेनफुल होता है, क्या ये सच है? क्योंकि लोग बहुत इससे डर जाते हैं, जैसे महिलाएं डर जाती है क्या कह रही है यार बहुत पेनफुल प्रोसीजर, तो क्या ये सच है? देखिए ये पेनफुल तो नहीं है, इसको बहुत पेनफुल बोल करके हम लोग बिना मतलब का डर जाते हैं। इसमें IVF के प्रोसीजर में हम लोग 10 दिन का इंजेक्शंस लगाते हैं, जो कि बहुत बारीक इंजेक्शन होती है, जो कि नॉर्मल किसी अदर ट्रीटमेंट में भी हमें कभी ना कभी लेना पड़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है ओवम पिकअप का, जिसमें हमें एनेस्थीसिया, शॉर्ट एनेस्थीसिया सुन्न करके अंडे निकाले जाते हैं। वो एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है जिसके लिए थोड़ा पेशेंट एंग्सियस होते हैं। अदरवाइज फुल प्रोसीजर में हमें नहीं लगता है कि एक पेनफुल प्रोसीजर है। हाँ, इसके बाद जो रिज़ल्ट का होता है तो एक मानसिक तनाव बना रहता है कपल्स में कि इतने प्रोसेस के बाद और इतने फाइनेंशियल बर्डन के बाद क्या हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। तो ये एक तरह का स्ट्रेस जो होता है ये थोड़ा सा पेशेंट के लिए पेनफुल होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आज के डेट पे IVF इज़ वेरी अफोर्डेबल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। एक अगर बात करें मैम तो IVF में क्या पीरियड्स का कोई रोल है, या फिर किसी फीमेल का पीरियड्स इनरेगुलर होता है, किसी को बहुत सारी समस्याएं होती है, क्या ये IVF में कुछ दिक्कतें ला सकता है? देखिए पीरियड्स का तो रिप्रोडक्शन में रोल है ही, फीमेल रिप्रोडक्शन में। बट IVF में ऐसा नहीं है कि जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं हम उनका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। IVF में ये पॉसिबल है कि जिनके पीरियड इरेगुलर हैं या बंद हैं, हम उनके केसेस में भी IVF के थ्रू उनका बच्चा कराते हैं। अगर बात करें मैम कि साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होता है क्या IVF में, यानी बच्चा अगर हो गया तो उसके बाद कुछ महिलाओं में परिवर्तन? देखिए साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, इसका मेन इफ़ेक्ट ही इतना बढ़िया है कि आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट हो और आपको बच्चा मिलता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ नहीं है। और अगर हम कंपेयर करें नेचुरल कंसेप्शन से तो वो भी बहुत इजी नहीं है, उसमें भी हम माँ को कुछ ना कुछ पेन से गुजरना पड़ता है तभी मातृत्व सुख हम पाते हैं। तो IVF भी ऑलमोस्ट उसके आसपास का ही चीज़ है, बिल्कुल आप इसको कुछ अलग ना लें। सिर्फ अंतर ये है कि जो भ्रूण हमारे शरीर में तैयार होता था हम माँ के अंडकोश से निकाल करके अंडे को और हस्बैंड के शुक्राणु से मेल फर्टिलाइज करा के लैब में बच्चा बनाते हैं, और शरीर को ट्रैक करते हुए जब उपयुक्त समय होता है आपके जो एम्ब्रियोज भ्रूण होते हैं उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो यही सिर्फ अंतर है। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि नहीं नेचुरल कंसेप्शन इज़ वेरी लेस पेनफुल और कुछ होता ही नहीं है, बड़ा आराम से है, एंड IVF इज़ वेरी पेनफुल, तो नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर बात करें ओमेगा IVF सेंटर की तो किस तरीके से ये लोगों को जागरूक कर रहा है, और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो अभी भी एक लंबा समय बीत चुका है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पहले हमारा इनफर्टिलिटी एक बहुत सोशल टैबू भी हुआ करता था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से अब बहुत सारे कपल्स में जानकारी है कि हमें कब क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। क्योंकि बिहार में भी अब IVF की बहुत अच्छी सुविधा है, पिछले 5-6 सालों से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आप ग्रामीण इलाकों में जाइएगा तो बहुत उम्र दराज कपल हैं जिनको मतलब यही नहीं पता है कि IVF क्या है।
और यंग कपल्स भी हैं, उनको भी नहीं पता है कि आईवीएफ क्या है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक मिथ जो फैल के रखा है कि सुई वाला बच्चा, सुई वाला बच्चा, तो सुई वाला बच्चा ऐसा नहीं है कि सुई से किसी और का बच्चा होता है। वो सुई आपके शरीर में लगाया जाता है ताकि आपके ही अंडे हम बना करके निकाल के उसको आपके बच्चे बनाने में इस्तेमाल कर सकें। तो ये सब जानकारी, ये सब अवेयरनेस ग्रामीण लेवल तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो पेशेंट्स को आज के डेट में पेशेंट्स बहुत अवेयर हैं। हाँ, अवेयर होते हुए भी कुछ जगहों पे, जैसे ये एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, कभी कभी अभी चूँकि देखिए कंपटीशन का दौर है तो फीमेल्स भी 30+ में जाके 32 पे आके फर्स्ट बेबी कंसीव कर रही हैं। फर्स्ट बेबी हो जाने के बाद माना कि कभी आईवीएफ से भी कराया होगा, लेकिन उन्हें ना फर्टिलिटी के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती। ये मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस से आपको एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूँगी कि एक कपल आए थे हमारे पास, उनका पहला बेबी हुआ था कहीं किसी सेंटर पे और उनके सेल्फ एग से हो गया था। सेकेंड बेबी के लिए जब वो ट्राई किए थे तो उनको डोनर के लिए ऑप्ट करना पड़ रहा था और डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि यू हैव टू गो फॉर डोनर। ये उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन था कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमें फर्स्ट बेबी में हमारा डोनर नहीं लगा और सेकंड बेबी में हमें डोनर क्यों लेना पड़ रहा है। तो ये जानकारी का अभाव था कपल में कि आपका एज उस समय 33-34 के राउंड में था। 5-6 साल के बाद आपके एज 40 के राउंड में हो गए, तो एक की क्वालिटी पुअर हो गई इस वजह से आपको। तो बहुत जो जानकार, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत जो जानकार कपल भी है उनमें भी सही चीज़ का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आईवीएफ में बहुत कुछ है समझने के लिए। विद कोर्स हम लोग इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे, नई चीज़ें भी निकल के आएंगी, बट अभी के लिए तो ये है कि इसके बारे में सही तरह से समझें, सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं और सेंटर पे जाके अपने लिए अपने डॉक्टर से बात करें। ओमेगा आईवीएफ सेंटर लोगों को क्या सलाह देगा? ओमेगा आईवीएफ की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि अब निसंतानता कोई परेशानी वाली बात नहीं रही। अब आप आराम से अपनी फैमिली एक्सपैंड कर सकते हैं, खुद का बच्चा ट्राई कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की, आइए ओमेगा आईवीएफ सेंटर और अपने घर खुशियां लेकर जाइए। निसंतान होना कोई दोष नहीं है, बस इसका समय पर इलाज होना चाहिए। 9 मंथ का एक पीरियड होता है भ्रूण को तैयार करने में, बच्चा बनने में, और इस जर्नी में कई ऐसे लोग होते हैं जो महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तान्या हैं जो ओमेगा आईवीएफ की गायनेकोलॉजिस्ट है और साथ ही भ्रूण के विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए मैम से जानते हैं आखिर एक भ्रूण के विकास में कितना इनका योगदान होता है और कैसा प्रोसेसर रहता है। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। तो एक भ्रूण का जो विकास होता है मैम, कैसे होता है? जी धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर तान्या सहाय है। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं ओमेगा आईवीएफ से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा रोल तो उसी दिन से शुरू हो जाता है जब पहली बार एक माँ आती है एक उम्मीद के साथ कि जिनको कि प्राकृतिक रूप से बच्चा नहीं हो पा रहा है, उन्हें एक बच्चे की चाहत होती है, तो हमारे पास आती है। तो हम लोग पहले उसका सारा टेस्ट करते हैं, मदर फादर दोनों का, जो भी कमी होती है उसके हिसाब से फिर हम लोग उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट की जो शुरुआत होती है वो बेसिकली ओवम ट्रांसफ़र जो हम लोग कहते हैं, ओवम पिकअप, ओवम ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद मदर कंसीव करती हैं। उसके बाद फिर वो एक वहाँ से एक जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जो कि ओमेगा आईवीएफ का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है अभी तक, तो वहाँ से फिर हमारा प्रोसेस शुरू होता है एक 9 मंथ्स की जर्नी का, एक मदर का, एक प्रेग्नेंट, एक नॉर्मल फीमेल का एक प्रेगनेंसी की तरफ 9 मंथ्स की जर्नी। तो ये 9 मंथ्स की जर्नी उनके लिए हमारे साथ एकदम से आसान हो, उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, वो हर तरीके से एक नॉर्मल फीमेल जैसा अपनी प्रेगनेंसी को ले जाएं, तो वो हमारा यही कार्यभार होता है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी आए उनकी कोई भी क्वेरीज अनआंसर्ड नहीं रहें। उनकी जो भी सवाल हैं उनको हम लोग सही तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर हम लोग उसको उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। अभी तक तो हमने कई सारी माताओं को की इस शिक्षा को पूरी की है और ओमेगा आईवीएफ का सक्सेस रेट भी अच्छा है। डॉक्टर ज्योति और मैं, डॉक्टर तान्या, दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी ऐसी महिला आए जिनकी चाहत एक बच्चे की हो, वो इस चाहत के साथ उनकी पूर्ति हो और 9 महीने बाद एक स्वस्थ बच्चे को अपनी गोद में लेके जाए। थैंक यू। ओमेगा आईवीएफ सेंटर आपका इंतजार कर रहा है आपकी झोली में खुशियां डालने के लिए। तो जल्दी आइए ओमेगा आईवीएफ सेंटर।